नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात बिहार में उपचुनाव के बीच महागठबंधन में चुनावी संग्राम की, जिसमें दो दलों के बीच दिल मिल नहीं रहे बल्कि सियासी नींव जरूर हिल रही हैं। तो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में महासंग्राम नजर आता है। उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस में कलह खुलकर सामने आ चुकी है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आरजेडी उम्मीदवार घोषित होने से कांग्रेस बेहद नाराज है। आज कांग्रेस इसे लेकर इन दोनों ही सीटों पर अपनी तरफ से अपने उम्मीदवार उतार सकती है और इसका ऐलान संभव बताया जा रहा है। तो आरजेडी में ये देखिए किस तरीके से सीटों पर अपने कैंडिडेट को सामने लाने के बाद महागठबंधन के बीच इस उपचुनाव ने तकरार को जग जाहिर कर दिया है। कांग्रेस इसे लेकर बेहद नाराज नजर आ रही है। तो बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान शुरू हो चुका है। पहले आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर इन दोनों ही सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस ने गठबंधन धर्म को लेकर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही पार्टी नेताओं ने यह ऐलान कर दिया कि अगर आरजेडी दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस भी दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट जो हमारा कुशेश्वर स्थान है वो तो निश्चित रूप से मेरे कोटे का है, तो वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है इस बट का। एक तारापुर सीट बचता है, तो जब वो दोनों सीट पर लड़ेंगे तो सभी कांग्रेसियों की राय है, कई 100 फोन आया है उसके बाद से, जो नहीं मानते हैं तो आप लोग लड़िए। ये किसने गलत किया? आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हम लोग को उम्मीद नहीं था ऐसा करेंगे। बिना बात किए हुए आप अनाउंस कर दिए। कांग्रेस पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने किया उनकी चीज है। लेकिन अभी आप पूछ रहे थे एक सवाल कि एनडीए को फायदा होगा। आप ये कैसे समझते हैं एनडीए को फायदा? क्या जब हम लोग लड़ेंगे तो एनडीए का वोट सबसे अधिक मैं काटूंगा और राजद का भी थोड़ा काटूंगा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तारापुर से अरुण कुमार शाह और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह। तारापुर के साथ आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान सीट से भी अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी, जबकि कुशेश्वर स्थान महागठबंधन की पारंपरिक सीट रही है। आरजेडी के एक तरफा ऐलान के बाद महागठबंधन में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता अशोक राम ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया कि अब कांग्रेस भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो क्या आप लोग उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार कांग्रेस ने तो तैयारी करके रखी है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी तय किया हुआ है अंदर हाईकमान की तरफ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के पास कोई दिक्कत नहीं है। उपचुनाव के पहले महागठबंधन में तेज हुई ये खटपट चुनाव के परिणाम को कितना प्रभावित करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एनडीए ने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के समय जो एकजुटता दिखाई और महागठबंधन में जिस तरह की रार दिख रही है, उसने चुनाव से पहले ही महागठबंधन पर एनडीए को मानसिक बढ़त तो दे ही दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, इस आरजेडी और कांग्रेस में किचकिच का कारण क्या है, ये पूरे घटनाक्रम को हम आपको बताते चलते हैं कि दरअसल 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें तारापुर में पिछली बार आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को उतारा था।
वहीं कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा था। ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने इन दोनों ही सीटों पर, यानी तारापुर और कुशेश्वर, दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसका कांग्रेस अब विरोध कर रही है। विरोध में अब कांग्रेस भी इन दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। तो जरूरी है कि 2020 विधानसभा चुनाव में तारापुर का परिणाम क्या रहा, यह भी जान लिया जाए। तो तारापुर में 2020 में जेडीयू के उम्मीदवार की जीत हुई थी। और देखिए, जब जीत हासिल हुई उम्मीदवार को, तो सीटों पर कैंडिडेट को वोट परसेंटेज कितना था वो आपके सामने इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए। तारापुर से आरजेडी के उम्मीदवार को 32.80% वोट हासिल हुए थे। और बड़ी बात यह कि महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे, तब भी आरजेडी के उम्मीदवार की हार हो गई थी। वहीं कुशेश्वर स्थान के बारे में भी जान लीजिए कि इस सीट पर पिछले 2020 में क्या स्थिति थी। कुशेश्वर स्थान में पिछली बार जेडीयू के उम्मीदवार की जीत हुई थी। दोनों ही सीटें जेडीयू के पास, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये दोनों सीट गई थी। जेडीयू के उम्मीदवार को 53,980 यानी कि 39.55% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिन्हें 46,758 वोट मिले थे और प्रतिशत के हिसाब से 34.26% वोट हासिल हुआ था। महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे कांग्रेस के उम्मीदवार की, तब भी हार हुई थी। लेकिन इस बार हालात हैं कि महागठबंधन खुद ही तार-तार नजर आ रही है। दोनों सीटों पर परिणाम और कांग्रेस और आरजेडी में संग्राम के बीच खबर को समझने की बात करें तो आरजेडी क्यों ऐसा कर रही है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आरजेडी दोनों उम्मीदवार देकर कांग्रेस को संदेश देने के मूड में है। देखिए, आरजेडी की तरफ से दोनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 70 सीट देकर भूल हो गई थी। ये भी एक बड़ा मैसेज इस सीट पर अपने दावेदारी के साथ 70 सीट देना चुनाव में महागठबंधन के हार का कारण बना। यह लगातार आरजेडी की तरफ से कहा गया। महागठबंधन में बड़ी पार्टी ही अब फैसला लेगी और बड़ी पार्टी आरजेडी है और इसीलिए आरजेडी किसी दबाव में कोई फैसला नहीं लेने वाली है। इसे लेकर वो स्वतंत्र है। हमारे सहयोगी रविश नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये 2 सीट बिहार की सियासत में इस वक्त और आरजेडी के लिहाज से बहुत मायने रखती है। यही वजह है कि महागठबंधन धर्म का पालन हो न हो, साथी नाराज हो न हो, यह फर्क नहीं पड़ता। इस बार आरजेडी अपने हिसाब से इन दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। जी बिल्कुल विवाह, देखिए कहने को तो ये उपचुनाव है, सिर्फ 2 सीटों पर है, लेकिन इसके जो संदेश हैं वो बहुत बड़े हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों पर जो गठबंधन की जो एकता है वो पूरी तरह से तार-तार हो गई। आरजेडी जो है, अब इसकी जो पृष्ठभूमि है उसकी सबसे बड़ी बात जो आपने बताई वही है कि पिछले चुनाव में विधानसभा में 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी और माना जा रहा था कि बहुत कम सीटों से ये सरकार बनाने से चुके थे और कहा जाता है कि कांग्रेस को 70 सीटें देना जो है वो आरजेडी के लिए भारी पड़ा था। तो इस बार एक साफ रूप से संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो उतनी मजबूत नहीं है और आरजेडी बता रही है कि इसलिए दोनों जगहों पे खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आरजेडी ने जब दोनों विधानसभा चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए जो सीटों की घोषणा की, जगदानंद सिंह ने कहा कि लगभग सभी गठबंधन के नेताओं से बात हमारी हो गई है और इसलिए ये दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से नकारा गया। उनका कहा गया कि ये धोखाधड़ी है और ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता कि कांग्रेस जो है वो एक दौर की बैठक कल हुई है। एक नाम की जो कह सकते हैं कि लगभग तय है कि जो अशोक राम कुशेश्वर स्थान से पिछले बार उम्मीदवार थे, उनके जो पुत्र हैं उनको लगभग ये माना जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान से टिकट दे दिया जाएगा। दूसरे सीट को लेकर के, तारापुर को लेकर के आज फिर कांग्रेस बैठेगी और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक दोनों सीटों पर ये कांग्रेस जो है वो घोषणा करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया के शामिल होने के बाद ही जिस ढंग से महागठबंधन में दरार पड़ी है, इस बार के उपचुनाव में कन्हैया और तेजस्वी दोनों एक दूसरे के खिलाफ कह सकते हैं कि बिल्कुल रवि, ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस महागठबंधन की तकरार से या इस दरार से फायदा किसे पहुंचेगा?
आरजेडी अगर अपने दम पर दोनों सीटों पर दावेदारी कर रही है, उसे ये लगता है कि कांग्रेस भले ये सीट हार गई हो, लेकिन हम ये सीट निकाल सकते हैं, हम ये जीत सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इस दरार के क्या असर नजर आते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली बार अगर विधानसभा के चुनाव में देखें तो एक मजबूत सीट आरजेडी के पास मिली, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बावजूद इसके तारापुर में अगर कहें तो उन्हें हार मिली थी, और जबकि गठबंधन था वही इस तरह जो हालात जो है वो कुशेश्वर स्थान में भी देखे गए थे। जबकि एक गठबंधन में रहते हुए दोनों जगहों पे हार मिली थी। इस बार जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो बड़ा दिलचस्प होगी लड़ाई। हालांकि नतीजे बताएंगे, लेकिन स्थितियां कैसी हो सकती हैं वो समझा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे चुनाव में यहाँ पे जिस ढंग से गठबंधन जो है वो बिल्कुल बिखर गया है, वो आने वाले दिनों में बिहार के राजनीति को कह सकते हैं गठबंधन को दिशा को जो है वो बिल्कुल तय करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये तकरार आने वाले वक्त में किससे फायदा और नुकसान पहुंचाने वाली है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प नजर आता है। और अब बात तेज प्रताप के लालू प्रसाद को बंधक बनाने वाले बयान पर मचे संग्राम की। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेज प्रताप के लालू को बंधक बनाने वाले बयान पर कानूनी मदद लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक मामला है, लेकिन कानूनी तौर पर सरकार मदद देने को तैयार है। कुशवाहा शेखपुरा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने अपना मंतव्य रखा। पारिवारिक है, लेकिन जो बात छनकर आ रही है, अगर यह सच है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर तेज प्रताप को लगता है कि उसमें कानून की मदद उनको चाहिए, तो कानून की मदद लेने के लिए वो आग्रह कर सकते हैं। निश्चित रूप से कानून उनको मदद करेगा, शासन प्रशासन मदद करेगा। सहरसा के बख्तियारपुर में जमीन विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सीटानबाद उत्तरी वार्ड संख्या 8 का है, जहां शुक्रवार को जमीन विवाद में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की गई थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें एक महिला जख्मी हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायरल वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग स्टील की चादर से बने घर में जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। लाठी डंडे से लैस कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पीड़ितों ने न्याय की हालांकि अब गुहार लगाई है। इस तरह पूरा इलाका उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष थाने में शिकायत दर्ज कराती नजर आई और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई गई है। और सहयोगी कुमार अनुभव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार अनुभव, अब इस वीडियो के सामने आने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? पीड़ित के अब एफआईआर दर्ज कराने के बाद किस तरह की कार्रवाई? जी विवाह, मैं बता दूं ये घटना जो है शुक्रवार की है, जिस समय ये मारपीट की घटना घटी थी। और ये जो है जमीन विवाद में घटना घटी है, उसके बाद जो है पीड़ित के द्वारा जो है थाना सिमरी बख्तियारपुर थाना में जो है आवेदन दिया गया और आवेदन के ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज किया गया है, कर लिया गया है। लेकिन जो है अब तक जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। विवाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुमार अनुभव। और अब बात सीएम के जनता दरबार की, जिसमें समस्या के समाधान की बात होती है। तो महीने के पहले सोमवार को आज जनता दरबार लगता है। सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं और गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े मामले की सुनवाई इस जनता दरबार में आज होने वाली है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से सुनवाई इस विभाग को लेकर के और इस विभाग से जुड़ी समस्याओं का समाधान आज ऑन द स्पॉट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जाता हुआ। अन्य विभागों के मामले भी मुख्यमंत्री की तरफ से सुने जाएंगे। तो आज सोमवार का दिन, जिस सोमवार के दिन जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। फरियादी यहां पर अपनी फरियाद के साथ पहुंचते हैं और आज एक बार फिर से
इन तमाम विभागों से जुड़े हुए मसले पर सुनवाई करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, उम्मीदों का सोमवार कह लीजिए, लोगों के पास समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त, बड़ी आस और उम्मीद के साथ लोग इस सोमवार का इंतजार करते हैं। आज उसी जनता दरबार में विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप? ये देखिए, बिल्कुल आज का जो दिन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महीने के पहले सोमवार को गृह विभाग और जो भूमि विवाद का जो मामला होता है वो सबसे ज़्यादा आता है और उस पर सुनवाई की जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मामले हैं बिहार में वो भूमि विवाद से जुड़े मामले हैं। उसको लेकर के कई घटनाएं घटती हैं और पहले सोमवार को इन तमाम समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। हम यहाँ दिखाना भी चाहेंगे, देखिए जनता दरबार के बाहर की तस्वीर है कि किस तरीके से लोग अभी से आने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर आते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया तो उनका नंबर नहीं आया है, तो कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और ज़्यादातर लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। दूसरी ओर भी हम देखिए तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि उनकी बच्ची गुम है और इसकी जांच होनी चाहिए और इस मांग के साथ वो धरने पर बैठे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी आते हैं जो अंदर नहीं जा पाते, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन आज का जो पहला सोमवार होता है महीने का, उस दिन भूमि विवाद से जुड़े, आपराधिक मामले से जुड़े कई मामले पर सुनवाई होती है, कई विभागों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है आज का जो दिन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अन्य दिनों अलग अलग विभाग पर सुनवाई होती है, लेकिन पहले दिन गृह विभाग और भूमि विवाद से जुड़े हुए जो मामले होते हैं वो उनकी सुनवाई की जाती है। और थोड़े ही देर में जनता दरबार का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें पहुंचेंगे। अभी तक लगभग 140 लोग पहुंच चुके हैं जनता दरबार के अंदर, जो नीतीश कुमार से मिलेंगे अपनी अपनी फरियादों को लेकर के। और ख़ास तौर पर देखिए, जनता दरबार जब से मुख्यमंत्री ने दोबारा शुरू किया है तो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट अपने आप को करना और लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। कई बार जनता दरबार में देखा जिला जाता है स्तर कि पर जो समस्याओं का समाधान नहीं, स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं और ऐसे में हताश और निराश लोग जनता दरबार तक का रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर में पत्रकार ब्रजकिशोर ब्रजेश हत्याकांड में रोसड़ा एडीजे कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। रोसड़ा के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सलखनी में दैनिक अखबार के पत्रकार ब्रजकिशोर ब्रजेश पर 2017 में 3 जनवरी को हमला किया गया था। उन्हें ईंट भट्ठा चिमनी पर गोली मार दी गई थी और इस मामले में रोसड़ा कोर्ट ने बीते 30 सितंबर को 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिनमें 4 आरोपी न्यायालय में उपस्थित हुए और 2 आरोपी उपस्थित नहीं हो पाए थे। आज फैसला सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां घर के मलबे में दबकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। विद्यापति के हेतिमपुर गांव की यह घटना है, जहां पर भारी बारिश की वजह से खपरेल मकान धराशायी हो गया, जिसकी जद में आकर 6 लोग इसमें दबते हैं। 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। 3 घायल ये बच्चे बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति इस वक्त खतरे से बाहर है। स्वास्थ्य विभाग अपनी बेहतरी के लाख दावे करती हो, लेकिन बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में सभी दावे पूरी तरह से खोखले और झूठे साबित हो सकते हैं। दरअसल इस अस्पताल में हर दिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक इस अस्पताल में दवा तक की घोर किल्लत है। मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, चढ़ाने के लिए पानी लाना पड़ता है। अनुमंडल अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध ने। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में यदि आपको इलाज करवाना है तो इलाज से पहले अपना दवा दारू का इंतजाम करके अस्पताल में आए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कई दिनों से अनुमंडल अस्पताल बाढ़ में देखा जा रहा है। मरीज जो है पानी से लेकर दवा तक बाहर से खरीद के ला रहे हैं। कारण बताया जा रहा है कि अस्पताल में कुछ भी नहीं है। कई परिवार अस्पताल में भर्ती, उनसे पूछते हैं कि क्या अस्पताल सुविधा दे रहा है और वो क्या क्या खरीद के ला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार था। कौशल जी, क्या आपका मरीज भर्ती है? हाँ जी, मरीज तबीयत भर्ती था और दरअसल ने मतलब जो दवाई लिख के दिया वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, तो बाहर से लाने पड़ गया। पानी भी कहा जा रहा है कि बाहर से लेकर आइए। नहीं सर, मतलब इस पानी की दवाई तो मतलब अभी हम नहीं मतलब चढ़ाए हैं, इसके कारण हमने कुछ बहुत
बाकी और की समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसी समस्या देखी जा सकती है कि मतलब व्यवस्था नहीं अच्छा खासा है, कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं हमसे पूछते हैं, आप लोग कल से हैं क्या दवा दारू अस्पताल दे रहे हैं? कल से है बाकी दवा दारू सब बाहर से लाते हैं। बाहर से अस्पताल कुछ नहीं दे रहा है? नहीं कुछ। क्या कहा जाता है आपको? कि नहीं है यहाँ पर दवा दारू। नहीं है? नहीं। क्या नाम होगा? जूली देवी। आप बताइए क्या हुआ है मरीज को? क्या हुआ है? गिर गया है, बेहोश हो गया। हाँ, बेहोश हो गया। दवा दारू सब बाहर से लाते। आइए दिखाते हैं कि एक मरीज जो है अपने परिवार के लिए पानी से लेकर दवा तक बाहर से लेकर खरीद के ला रहे हैं। अब विजुअल में देख सकते हैं कि बाहर से सब कुछ खरीद के आ रहा है। जरा इनसे पूछते हैं क्या हुआ, अस्पताल से कुछ मिला? एक दवा नहीं मिला सर, टोटल दवा खरीद के ला रहे हैं। हाँ, पेशेंट बड़ा सीरियस है, टोटल दवा खरीद के लाए। हॉस्पिटल में वो दवा नहीं मिला। क्या कहा गया आपको? कहा गया कि यहाँ नहीं है, तब बाहर से हम लोग लाए। बाहर से लाए जी। तो अनुमंडल अस्पताल जो है हजारों लोग प्रतिदिन इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन इस अस्पताल में न पानी है न दवा है। स्वास्थ्य मंत्री लाख दवा करें, लेकिन दवा हकीकत देखें कि अस्पताल में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बार। आशुतोष ने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। गरीब परिवार के आशुतोष ने अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत इसरो के साइंटिस्ट बनने तक का सफर तय किया। आशुतोष ने इसरो साइंटिस्ट की परीक्षा में देश भर में 22वां रैंक लाकर पूर्णिया और बिहार का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस सफलता से परिजनों में खुशी का माहौल है। आशुतोष के माता पिता और परिवार के लोगों को उम्मीद है कि वो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की तरह देश का नाम रोशन करेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम। हाँ बिल्कुल खुश थी, बहुत खुश थी। बहुत खुश है, एकरा से खुशी की चाहिए। ये तोरा ड्रीम रहम तो है, ओकरा पूरा करलक। आब एकरा से बेसी की हेतै? अपन गांव का नाम रोशन करलक, जहने नाम रोशन छन उपनाम कहने तो है रोशन करलक, समाज के करलक, जिला करलक। बड़का जे ड्रीम रहे कि हमरा जाना था इसरो में, वह देखा साल मेरा रैंक इसरो साइंटिस्ट में ऑल इंडिया रैंक 22 आया है और यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग वो पूर्णिया में ही हुई है, जिला स्कूल एवं सरस्वती विद्या मंदिर में। उसके बाद मैंने अपना बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम KIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा, और मैंने एमटेक किया है इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन में फ्रॉम IIT दिल्ली। जैसे अब्दुल कलाम ने देश का नाम किया, उसी तरह मेरा भी बेटा वैसा ही बने, वैसा ही नाम करे, बस यही चाहती हूँ। मेरी बेटी भी उसी लाइन पर चल रही है, BSc में सेकेंड पार्ट का भी एग्जाम दे के आई है। 2 रैंक लेके हम लोगों का सर ऊंचा कर दिया है। हम बहुत संघर्ष करके बच्चे को पढ़ाए और उनका यही था, ड्रीम था कि हम इसरो में जाएंगे और वैज्ञानिक बनेंगे। और उनका फ़ोन आने के बाद बहुत खुशी का माहौल बन गया। आज को पता चला, गांव को पता चला, तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हुआ। और वो बहुत संघर्ष होकर पढ़ाई किए, और जब परिवार का माहौल लॉकडाउन के कारण समस्या में घिर गया था। पटना एयरपोर्ट भी अब मेट्रो से जुड़ जाएगा। एयरपोर्ट सलाहकार कमेटी की बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया है कि एयरपोर्ट को पटना मेट्रो से जोड़ा जाए। इसका प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा। फिलहाल मेट्रो के अलाइनमेंट को लेकर एयरपोर्ट से सबसे नजदीक का मेट्रो स्टेशन शेखपुरा मोड़ है। एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने का भी प्रस्ताव आया है। रनवे बढ़ाए जाने के बाद पटना एयरपोर्ट के यात्रियों की क्षमता 80 लाख वार्षिक हो जाएगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।